नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 17 दिसंबर की उन सभी घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के ऐसे ही सेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि भारत के मशहूर तबला वादक अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया है। तो इनका नाम क्या है और इनसे रिलेटेड एग्जाम में आने वाले कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जाकिर हुसैन, जिस तबला वादक की बात हो रही थी उनका नाम है जाकिर हुसैन। अ लीजेंडरी आर्टिस्ट हु रिसीव्ड द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड आल्सो पद्म विभूषण एंड 5 ग्रैमी अवार्ड्स। पूरी दुनिया में संगीत के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसको ग्रैमी अवार्ड बोला जाता है। तो 5 बार इनको ग्रैमी अवार्ड मिला। इसके अलावा भारत सरकार ने इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिया। तो एक बड़ा नाम है दोस्तों भारत के जो क्लासिकल म्यूजिक है उस क्षेत्र का। अब आपसे क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि इनका देहांत दिसंबर 2024 में हुआ। ही वॉज फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड, यानी कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो बिल्कुल याद रखिएगा एक बार फिर से, तबला एंड इंडियन क्लासिक म्यूजिक जो भारत का शास्त्रीय संगीत है और उसमें जो तबला बजाने वाला काम होता है उसी से रिलेशन था इनका, और इस क्षेत्र में इन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया दोस्तों। अब जाकिर हुसैन का जो डेथ हुआ है वो 73 ईयर्स की एज में हुआ है। कहां पर हुआ? तो अमेरिका के हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था और वहीं पे जो है कि इनका देहांत होता है। और इनको जो प्रॉब्लम्स थी दोस्तों वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से इनका डेथ होता है। अब अगर इनके थोड़े इनिशियल लाइफ की बात करें तो मार्च 9, 1951 को इनका जन्म होता है मुंबई में। और इनके जो पिता थे उनका नाम था अल्लाह राखा। ये भी भारत के एक लेजेंडरी तबला वादक थे। तो उनके ये बड़े पुत्र थे दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखिएगा, एक तबला वादक के ही खानदान में पैदा हुए और अपने पिता की जो प्रॉस्पेरिटी थी या कह सकते हो कि अपने पिता की जो कला थी उसको इन्हें विरासत में मिली थी और उसी कला को इन्होंने आगे पहुंचाया और पूरी दुनिया में तबला वादन के क्षेत्र में अपना एक बड़ा नाम पहचान बनाया दोस्तों। अब इनको बहुत सारे अवार्ड मिले। अब देखिए रिसेंटली एसएससी जैसे भी एग्जाम होंगे आपके, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, उसमें आप देखेंगे कि आपसे बराबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाकिर हुसैन को पद्मश्री किस साल मिला। तो बिल्कुल नाम याद रखना है 1988। जाकिर हुसैन को पद्म भूषण कब मिला? तो फिर आपको नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है 2002। और भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा सिविल सम्मान होता है भारत रत्न के बाद, जिसको पद्म विभूषण कहते हैं, ये इनको पिछले साल 2023 में मिला था दोस्तों। चलिए इसके बाद आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टीम डिड इंडिया डिफीट इन द फाइनल ऑफ द वुमेन्स जूनियर एशिया कप इन दिसंबर 2024? तो देखिए दोस्तों, रिसेंटली एशिया कप जो हॉकी जूनियर्स वुमेन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया। ये पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट था वो ओमान की कैपिटल मस्कट में आयोजित किया गया था। और इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का जो खिताब था वो हमारी टीम की, जो हमारी महिला टीम है हॉकी की जूनियर महिला टीम, उन्होंने जीता। अब आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि फाइनल में हमने किसको हराया? तो नाम बिल्कुल उस टीम का याद रखिएगा, चाइना। बहुत ही जो है कि फाइनल मैच थ्रिलिंग मैच था और फाइनल में शूट आउट, जो पेनाल्टी शूट आउट होता है, वहां पर इंडिया ने 3-2 से चाइना को हराकर इस बार का जो ये एक बार फिर से याद रखिएगा वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है दोस्तों। हमारी जो हॉकी इंडिया है, भारत में हॉकी को प्रमोट करने वाली जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हॉकी इंडिया कहते हैं, जिसको 2009 में स्टैब्लिश किया गया था। और करेंटली अगर इसके चीफ की बात करें तो हमारे फॉर्मर लेजेंडरी हॉकी प्लेयर दिलीप टर्कीजी हैं। तो इस हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम इस टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को, जो विनर प्लेयर्स हैं, उनको 2 लाख रुपए और जितने भी वहां पर जो सपोर्ट स्टाफ के रूप में थे उनको जो है कि 1 लाख रुपए दिया जाएगा दोस्तों। ये हमारी जो हॉकी इंडिया है उसके तरफ से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो एशिया कप हॉकी जूनियर चैंपियनशिप है महिलाओं का, इसको पहली बार 1992 में स्टार्ट किया गया था। तब से ये बराबर आयोजित होता रहा है। इसके पहले 2023 वाला जो एडिशन था उसको भी हमारी महिला टीम ने जीता। तो भारत लगातार 2 बार से इस खिताब को जीत रही है दोस्तों। अब थोड़ी सी अगर हॉकी के इस साल के टूर्नामेंट्स की बात करें तो इस साल हॉकी के जो बड़े बड़े टूर्नामेंट हो
हो रहे हैं उसमें हमारी टीम बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है दोस्तों। देखिए इससे पहले चाइना में पुरुषों का जो है कि एशिया हॉकी चैंपियनशिप हुआ जिसमें हमारी टीम ने जीता, यानी कि पुरुषों की हॉकी टीम ने जीत हासिल की। इसी महीने जो है कि इस महीने नहीं, पिछले महीने नवंबर महीने में महिलाओं का हॉकी एशिया चैंपियनशिप हुआ दोस्तों, जो कहां पर हुआ था, बिहार के राजगीर में। वहां पर हमारी महिला हॉकी टीम ने जीत हासिल की, तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट थी। अब देखिए हमारे यहाँ की जो महिला हॉकी की जूनियर टीम है, इन्होंने इस साल का जूनियर एशिया कप जीत लिया है। अब पुरुषों की बारी है, अगर पुरुष भी जीतते हैं तो वो भी आपको न्यूज पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बड़ी न्यूज है, आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which team won the सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 in December 2024? अब देखिए जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है ना, ये क्रिकेट से संबंधित होती है और इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था इस ट्रॉफी का, पहली बार कब किया गया था, तो 2006-07 में। तो 2006-07 से ये ट्रॉफी स्टार्ट की गई है। इस बार वाला जो एडिशन था वो कौन सा था, 2024-25। इसी एडिशन की बात हो रही है कि इस एडिशन को किस टीम ने जीता है दोस्तों। तो पहले तो ये आपसे अगर पेपर में एसएससी डीएसएसबी किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होता है, तो नाम आपको बताना है कि जी क्रिकेट से संबंधित होता है। दूसरी चीज, ये पूरा का पूरा जो ट्रॉफी होता है किसके सुपरविजन में खेला जाता है, तो जो बीसीसीआई होता है, जिसको हम भारतीय या फिर बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया बोलते हैं, इसके द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। करेंटली जो इसके हेड हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, उन्हीं के द्वारा ये ट्रॉफी जो है कि दिया गया था। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए, ये देखिए यहाँ पर हेड है जी, इनके द्वारा जो है कि यहाँ पे ट्रॉफी दी जा रही है और किस टीम ने जीता है, तो टीम का नाम बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे, मुंबई। और मुंबई टीम के जो कैप्टन है श्रेयस अय्यर, इनको ये ट्रॉफी मिल रही है। तो एक बार फिर से आपको याद रखना है, इस साल का सैयद मुश्ताक अली जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसको मुंबई टीम ने जीत लिया है। इसने फाइनल में किसको हराया है, तो मध्य प्रदेश को हराया है। और पूरा का पूरा जो फाइनल मैच था बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में किया गया था। मुंबई की टीम में बड़े बड़े इंडिया के स्टार खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें सूर्य कुमार यादव का नाम था, शिवम दुबे का नाम था दोस्तों। इसके अलावा आप श्रेयस अय्यर को देख ही रहे हैं, तो बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने मुंबई टीम से खेला और फाइनली मुंबई को यहाँ पे जीत भी दिलाई। अब इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फॉर्मेट की बात करें कि ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, तो ये फटाफट क्रिकेट वाला फॉर्मेट अपनाता है, यानी कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा क्रिकेट होता है वो T20 फॉर्मेट में होता है। 20 ओवरों के मैच होते हैं और टोटल इंडिया से यहाँ पे 38 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। इनके बीच जो है कि ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप के बाद ये नॉकआउट में पहुंचती हैं और फिर वहां पर जो है कि फाइनल्स में जाकर ये टूर्नामेंट को जीतने का अपना दावा मजबूत करती हैं। तो एक बार फिर से आपको याद रखना है, मुंबई टीम ने इस बार का सैयद मुश्ताक अली T20 चैंपियनशिप जो है उसको जीत लिया है। चलिए आज के सेशन के एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What significant event does विजय दिवस December 16 कमेमोरेट? देखिए ये जो विजय दिवस होता है जिसको भारत में हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है, आखिर ये किस महत्वपूर्ण घटना को स्मरण कराता है या फिर उस किस महत्वपूर्ण घटना के सम्मान में हम लोग हर साल 16 दिसंबर को एज ए विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो बिल्कुल याद रखना है, 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। उसी के उपलक्ष्य में इस पूरे दिवस को विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच तीसरा युद्ध स्टार्ट हुआ था। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध इन लोगों ने लड़ा था 1947 में, दूसरा युद्ध लड़ा दोनों देशों ने 1965 में, तीसरा युद्ध लड़ा 1971 में, जिस युद्ध की मैं बात कर रहा हूं अभी, और चौथा युद्ध लड़ा गया था 1999 में, जिसको कारगिल वार बोलते हैं। तो ये जो तीसरा वाला युद्ध था दोस्तों 71 वाला, ये ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसी के मुद्दे को लेकर लड़ा गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। और हमारी सेना ने वहां पर बांग्लादेश के जो भी आंदोलनकारी लोग थे उनको सपोर्ट किया था और उन्होंने एक सेना बनाई थी मुक्ति वाहिनी, जिसको इंडियन आर्मी लीड कर रही थी या फिर कह सकते हैं कि मदद कर रही थी। तो मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी आर्मी थी उसके बीच ये पूरा झड़प हो रहा था और फाइनली हमारी आर्मी जो मुक्ति वाहिनी के साथ लड़ रही थी उन्होंने विजय हासिल की थी। कितने तारीख को हासिल की थी, तो वो बिल्कुल याद रखिएगा 16 दिसंबर।
अब देखिए जो 16 दिसंबर है उसी तारीख का ये फोटो है। यहाँ पर जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं जिनका क्या नाम था, आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, ये अपनी हार स्वीकार करते हैं और 93,000 जो सोल्जर्स हैं, उनके सिपाही हैं, उनके साथ आत्मसमर्पण करते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में इतना बड़ा आत्मसमर्पण एक साथ किसी भी सेना के द्वारा नहीं किया गया था। तो ये बहुत बड़ी न्यूज थी दोस्तों उस टाइम, क्योंकि 93 सोल्जर्स अगर एक साथ अपने हथियार रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में तहलका मचा देती है ये न्यूज। और हमारी सेना के जो उस समय चीफ थे या फिर कह सकते हैं लीड कर रहे थे, वो थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। ये देखिए है, और इन्होंने पूरा का पूरा ये युद्ध जीता था। और यहाँ पे ये नियाजी हैं जो कि साइन करके अपनी हार मान रहे हैं। तो इसी डेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरेट कर रहे हैं। और इसी डे के ऑनर में, सम्मान में भारत हर साल 16 दिसंबर को एज ए विजय दिवस मनाता है। बिल्कुल याद रखना है, आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Which state has unveiled India's first yoga policy to become global yoga hub in December 2024? देखिए भारत का पहला राज्य कौन बन रहा है जो बिल्कुल लगभग तैयार कर लिया है अपनी पहली योगा नीति। तो अगर ये उसको लागू कर देता है तो ये भारत का पहला राज्य बन जाएगा। दिसंबर 2024 में काफी हद तक इस पर काम हो चुका है। तो आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली भारत का पहला राज्य कौन सा है जो पूरी दुनिया में अपने को एक योगा पहचान के रूप में बनाने के लिए अपनी पहली योगा नीति को लॉन्च कर दिया है दोस्तों। तो नाम बिल्कुल याद रखना है, उत्तराखंड। अब देखिए उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ये देवभूमि देवताओं की भूमि है। ऑलरेडी यहाँ देवताओं से रिलेटेड दो चीजें बहुत फेमस होती हैं, एक योगा और एक मेडिटेशन। इन दोनों ये जो कलाएं हैं या कह सकते हैं कि एक्सरसाइज की जो दोनों पैटर्न हैं, ये भारत की वजह से आज के डेट में पूरी दुनिया में अपनी वैश्विक पहचान बना रहे हैं। भारत के ही प्रयासों से हर साल 21 जून को आप लोगों को पता होगा विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। और अभी रिसेंटली इसी महीने में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने ये फाइनल कर दिया है कि अब हम लोग 21 दिसंबर को हर साल एज ए वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो चाहे मेडिटेशन हो या फिर योगा हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, और इसको वैश्विक पहचान बहुत तेजी से मिल रहा है। और इसी दिशा में उत्तराखंड बन गया है पहला भारत का राज्य जो अपना खुद का योग नीति लॉन्च कर रहा है दोस्तों। इससे पहले ऑलरेडी उत्तराखंड का एक सिटी है ऋषिकेश, जिसको योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिल चुका है। उत्तराखंड की जो सरकार है, पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऑलरेडी दिलराज प्रीत कौर, एक महिला प्रोफेसर है दोस्तों, तो दिलराज प्रीत कौर को अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर योगा के लिए अपॉइंट किया हुआ है दोस्तों। तो ये बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड की बात अगर थोड़ी सी की जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। तो कभी कभी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है उत्तराखंड का फाउंडेशन डे, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा 9 नवंबर सन 2000 को। किस राज्य से अलग होकर बनता है? उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनता है। और अब उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन रहा है जो अपनी खुद की योग नीति लॉन्च कर रहा है। इसका दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, Which scheme has been launched by the government to promote inland waterways connectivity in December 2024? तो देखिए भारत सरकार ने जो इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी है, इसको क्या बोल सकते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है? तो बिल्कुल इस योजना का नाम याद रखना है, जलवाहक स्कीम। अब देखिए हमारे देश के जो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। ऑलरेडी ये आसाम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। कौन सा मिनिस्ट्री इनके पास है? केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग। इस मंत्री ने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च किया है। उस स्कीम का क्या नाम है, फिर से याद रखिएगा, जलवाहक योजना।
इस स्कीम में इन्होंने क्या किया है, कुछ यहाँ पे कार्गो शिप लॉन्च किए हैं और इस कार्गो शिप के तहत जो हमारे इनलैंड वाटरवेज है या अंतरदेशीय जलमार्ग है वहां पर बहुत तेजी से जो है कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, सामान को यहां से वहां ढोया जाएगा, साथ में लोगों की भी आवाजाही यहां पे सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत के किन किन राष्ट्रीय जलमार्गों में इस तरह के कार्गो शिप्स इनॉग्रेट किए हैं इस स्कीम के तहत। तो रिसेंटली सिर्फ तीन अभी ऐसे राष्ट्रीय जलमार्ग है जहां पर 3 कार्गो शिप अनाउंस किए गए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 जो कहां से कहां जाता है, ये इलाहाबाद के हल्दिया से स्टार्ट होकर कोलकाता जाता है, यहां पर एक गंगा नदी में स्टार्ट किया गया है। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो कोलकाता से होते हुए ब्रह्मपुत्रा रिवर कनेक्ट करते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा, यहां ब्रह्मपुत्रा रिवर में दूसरा, और तीसरा मणिपुर वगैरह के साइड में बहने वाली जो नदी है बराक, वहां पर जिसको हम नेशनल वाटरवेज नंबर 16 बोल रहे हैं, तो बराक नदी में यहाँ पे तीसरा वो जो है कि इस तरह का कार्गो शिप इनॉग्रेट किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत में नेशनल वाटरवेज की प्रेजेंट में नंबर क्या है, यानी कि वर्तमान संख्या क्या है। तो इस समय भारत में कुल 111 नेशनल वाटरवेज हैं जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं और भारत सरकार लगातार इन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए सागरमाला प्रोजेक्ट से लेकर ढेर सारी योजनाएं सरकार चलाती रहती है। एक क्वेश्चन एसएससी बार बार आपसे एग्जाम में पूछती है कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग था NW1 जो गंगा नदी में अनाउंस किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा 1986 में। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। दोस्तों आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए रेडियन गुरुकुल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। सेशंस अच्छे लग रहे हैं इनको लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।